समस्या का समाधान इन्होंने ढूंढ निकाला कि आज कैरियर लाइफ में अभिभावकों को सोचने की आवश्यकता है कि बच्चों को किस तरह से उनके टारगेट तक पहुंचाया जाए। और इसमें इन्होंने निपुणता हमारे सामने रखी है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या वो वर्ड में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो म्यूजिक में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो लोगों के साथ डील करने में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो मैथ्स और नंबर्स के लिए ज़्यादा इंटेलिजेंट है। उसी के साथ में हम ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे का टैलेंट किस क्षेत्र के अंदर है। चलिए, तो मैं वहां उनको देखते हैं कि वो बच्चा ऑडिटरी लर्नर है। जब तक वो सुनेगा नहीं, कानों से इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं जाएगी, तो वो टेम्पोरल लोब में सेव नहीं होती है। तो वो टेम्परेरी सेव होती है हमारी आईज वाले में, ओसिपिटल लोब में, और वो कुछ दिन के लिए स्थायी रहती है, 3 4 5 7 दिन। उसके बाद में वो धूमिल हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि उस बच्चे की याददाश्त कमजोर है। क्राइम फोकस, जहां तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, तो आप सत्यता की जांच करते हैं पहले। जहां तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है, आप पहले चीजों को देखते हैं, सत्यता की आप जांच करते हैं, और जांच करने के बाद में आप विद प्रूफ उन चीजों को रखते हैं, जो कि समाज के अंदर एकदम क्लियरिटी को दिखाता है। हमारे कैमरे पे मौजूद हैं अक्षय पारिक जी, और एक बेहतरीन समस्या का समाधान इन्होंने ढूंढ निकाला कि आज कैरियर लाइफ में अभिभावकों को सोचने की आवश्यकता है कि बच्चों को किस तरह से उनके टारगेट तक पहुंचाया जाए। और इसमें इन्होंने निपुणता हमारे सामने रखी है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत के अंदर इस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज ये बताएंगे हमें अक्षय पारिक जी आपके सब सवालों के जवाब कि बच्चे जब कैरियर को चुने तो उनके लिए क्या जरूरी है। तो श्रीमान जी, सबसे पहले तो आपसे एक क्वेश्चन है जो जनता जानना चाहती है कि ब्रेन रिपोर्ट और उसकी काउंसलिंग किस बच्चे की हो सकती है। सर देखिए, ब्रेन रिपोर्ट, जो बच्चा 2 साल का है और 2 साल से लेकर के ऊपर कितने भी साल का बच्चा हो, 100 साल तक हम बोल सकते हैं, वो लोग अपनी ब्रेन की रिपोर्ट तैयार करवा सकते हैं। और इस ब्रेन रिपोर्ट की जो प्रोसेस है वो आपके स्कैनिंग होने के बाद में, आपके जो न्यूरो पैटर्न्स होते हैं, जिनके अंदर आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आपकी आंखों की जो आइरिश वाला पोर्शन होता है, उसकी स्कैनिंग होने के बाद में उसको डिकोड किया जाता है और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। और बाद में जो है करियर काउंसलिंग और उसके आधार पर पेरेंट्स को और बच्चों को दी जाती है। अगला प्रश्न ये है कि ब्रेन रिपोर्ट में बच्चे के लिए या व्यक्ति के लिए क्या क्या जानकारियां जो इसमें मिलती है। जब ये ब्रेन रिपोर्ट तैयार होती है तो इसके अंदर बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है कि इस बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है। आईक्यू लेवल के साथ में बहुत सारे अभिभावक सिर्फ आईक्यू लेवल के बारे में जानते हैं, जिसको हम इंटेलिजेंट क्वोशंट बोलते हैं। उसके साथ में आईक्यू के साथ में आपका ईक्यू एक क्वोशंट होता है, जिसको हम इमोशनल क्वोशंट कहते हैं जी। एडवर्सिटी क्वोशंट होता है और क्रिएटिविटी क्वोशंट होता है। उनकी भी जांच इसके अंदर हम करके देते हैं। साथ में आपके बच्चे का मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी कि वो किस चीज में इंटेलिजेंट ज्यादा है। क्या वो वर्ड में ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो म्यूजिक में ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो लोगों के साथ डील करने में ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्या वो मैथ्स और नंबर्स के लिए ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसी के साथ में हम ये पता लगाते हैं कि उस बच्चे का टैलेंट किस क्षेत्र के अंदर है। क्या आपका बच्चा साइंस के लिए बना है, क्या आपका बच्चा साइंस में भी मेडिकल के लिए बना है या नॉन मेडिकल के लिए बना है, क्या आपका बच्चा कॉमर्स के लिए बना है, क्या आपका बच्चा आर्ट्स के लिए बना है। तो उसके लिए स्ट्रीम कौन सा बेस्ट है, उस स्ट्रीम को आज के अभिभावकों के साथ में एक समस्या देखी गई है कि 10th तक वो बच्चा पढ़ाई करता है हमारे भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अनुसार, और उसके बाद में बच्चे को एक उस यक्ष प्रश्न से गुजरना पड़ता है कि 10th के बाद में कौन सी स्ट्रीम ले, किस दिशा की तरफ वो जाए। क्योंकि जब वो 11th में प्रवेश करता है तो उसके पास में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के हिसाब से 3 स्ट्रीम होती है, और साइंस में भी 2 स्ट्रीम होती है, मेडिकल और नॉन मेडिकल। अब वो बच्चा कौन से क्षेत्र की तरफ जाए, क्यों। अच्छा, उसके साथ में पेरेंट्स के साथ में भी एक समस्या ये होती है कि बच्चा कहीं गलत सब्जेक्ट तो नहीं ले रहा। क्योंकि जब बच्चा एक सब्जेक्ट ले लेगा तो पेरेंट्स उसके अंदर उसी सब्जेक्ट के अनुसार उसकी पढ़ाई कराएगा, उसके पैसे लगाएगा, बच्चे का भी समय जा रहा है, पैसे लग रहे हैं, एनर्जी जा रही है। अब अगर वो सही डायरेक्शन के अंदर वो एनर्जी जाए
तो वो इस ब्रेन रिपोर्ट से उस बच्चे का स्ट्रीम सिलेक्शन, उसका टैलेंट, उसका मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसका आईक्यू, ईक्यू, सीक्यू, एक्यू, प्लस उसके ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा एक्टिव है और कौन सा हिस्सा उसका एवरेज है, उसके आधार पर हम पेरेंट्स को इसकी जानकारी देते हैं और उसके आधार पर वो पेरेंट्स भविष्य के कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। आज आपको काफी सवालों के जवाब देने हैं जिनको बच्चे भी जानना चाहते हैं और उनके अभिभावक भी जी, जो है जी। जानकारी के लिए आपको सुन रहे हैं। और इसी क्रम में एक और अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे की ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट बनाई जाती है तो क्या कोई बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर नहीं, इसमें हम किसी भी तरीके का प्रश्न नहीं पूछते हैं। बच्चे के हमारी बॉडी में 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया में किसी से भी मैच नहीं करती है। पहली चीज़ है हमारा डीएनए, जो किसी से भी मैच नहीं करेगा। दूसरा है हमारे फिंगरप्रिंट्स। ये फिंगरप्रिंट्स जो होते हैं, ये जो नर्व्स होती हैं, हमारी ब्रेन की जो पार्ट्स होते हैं, उनकी नर्व एंडिंग होती है, तो ये नर्व एंडिंग किसी से भी मैच नहीं करती। और तीसरा होता है हमारे आँखों का आइरिश वाला पोर्शन, जो कलर पार्ट होता है, ये किसी से भी मैच नहीं करता है। जब हम इनकी स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग करने के बाद में हम रिपोर्ट बनाते हैं, बच्चे से किसी भी तरीके का कोई सवाल इसके अंदर नहीं पूछा जाता है। हम जब रिपोर्ट तैयार होकर आती है तो रिपोर्ट उस बच्चे के बारे में हम ही बताते हैं, बच्चे से हम एक भी सवाल नहीं पूछते। क्यों ये प्रश्न इसलिए था, कई बच्चे झिझक रहे थे कि पता नहीं कौन सा खुलासा हो जाएगा और कभी कोई ऐसी चीज आई तो अभिभावक भी सोच रहे थे कि कभी कोई बच्चे से कोई अनजाने में कोई गलती हो गई, कभी उसके मैप के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से अगर आ गया तो कहीं ना कहीं बच्चे का सामाजिक लेवल पे इस तरह से, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया जी। था। और एक अगला क्वेश्चन ये, ब्रेन मैपिंग की प्रोसेस क्या हो सकती है? ब्रेन मैपिंग की जो हमारी जो प्रोसेस है वो ये है कि ब्रेन के हिस्से को हमें चेक करना होता है। अब ब्रेन के हिस्से को चेक करना होता है तो उसके लिए हमारे पास में, अभी मैंने बताया, 3 तरीके हैं। आप डीएनए चेक करवाइए, आप अपने जो ये नर्व एंडिंग पैटर्न्स हैं जिसको फिंगरप्रिंट्स कहते हैं सामान्य भाषा में, आप उनको डिकोड कराइए, या फिर अपनी आंखों के आइरिश पैटर्न को डिकोड कराइए। इससे आपको ब्रेन के हिस्से की और उनके न्यूरॉन्स की, यानी कि ब्रेन के कौन से हिस्से में न्यूरॉन कितने हैं, वो सब पता लग जाता है। तो प्रोसेसिंग में स्कैनिंग होती है और स्कैनिंग के बाद में ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो सुरक्षा की बात आती है, इसमें कितना श्योरिटी है? सुरक्षा के बारे में ये बिल्कुल सुरक्षित है। कोई भी तरीके की रेडिएशन या उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्कैनिंग के लिए स्कैनिंग डिवाइस होता है जिससे कि स्कैनिंग ली जाती है और डिवाइस के बाद में 2 से 3 दिन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर इसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बाद में रिपोर्ट अप्रूवल होती है और अप्रूवल होने के बाद में काउंसलर की टीम के पास में वो रिपोर्ट भेजी जाती है और उसके बाद में पेरेंट्स को बुला करके उस रिपोर्ट को पेरेंट्स को बताया जाता है। कई पेरेंट्स आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, लंबी दूरी के कारण मान लीजिए, आर्थिक स्थिति के कारण मान जी। लीजिए, या सही पता न होने के कारण मान लीजिए, क्या उनके लिए अलग से भी कोई प्रोसेस है, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे दोनों चीज सिस्टम चलते हैं? बिल्कुल, हमारे पास में इसका हमने ऑफलाइन के अंदर हमारे पास में बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं। अभी तक हमने 9,000 से ज़्यादा बच्चों की ब्रेन रिपोर्ट बना दी है और उनकी काउंसलिंग कर दी है। मैं पिछले 8 सालों से इस फील्ड में हूँ और 8 सालों से हमने लगभग 9,000 बच्चों को जो है कंप्लीट किया है। बच्चे हमारे पास में ऑफलाइन आते हैं, जो दूरी की वजह से नहीं आ पाते हैं, उनके लिए हमारा ऑनलाइन पैनल भी तैयार है और ऑनलाइन पैनल के माध्यम से भी हम उनकी स्कैनिंग करते हैं और स्कैनिंग अगर परफेक्ट आ जाती है तो उनकी ब्रेन रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर नहीं आ पाती है, किसी केस में नहीं आ पाती है, तो हम उनको यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी मौका मिले तो आप ऑफलाइन आइएगा और उसके बाद में ही करवाइए। ये विदेशों में कब से शुरू है? विदेशों में ये तकनीक 1971 से पहली बार दुनिया के अंदर रशिया ने, यूएसएसआर ने इसका इस्तेमाल किया था और इस तकनीक का इस्तेमाल ओलंपिक्स गेम्स के अंदर खिलाड़ियों के चयन के लिए किया गया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1975 में, यानी उन्होंने 1971 में इस टेक्निक को अपने देश में लागू किया और गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी करी थी जिसके अंदर कि ओलंपिक गेम्स में जो भी खिलाड़ी आएंगे उसको इसी टेक्निक के माध्यम से, यानी कोई अपनी इच्छा से आ रहा है तो वहां पे इच्छा को हटा दिया गया। इच्छा नहीं, आपके अंदर टैलेंट है तो ही आप आइए, अदरवाइज नहीं आइए, क्योंकि आप पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दैट इज वाई, और वो टैलेंट जो है वो आपके ब्रेन में है, तो उस ब्रेन को पहले डिकोड करके उसकी जानकारी लेकर के उसके बाद में उन खिलाड़ियों को लिया गया। ठीक है, 1971 में इसको डाला गया। आप देखिएगा 4 साल बाद में 1975 में, अगर आप इसको गूगल करेंगे, 1975 में यूएसएसआर ने, रशिया ने 125 गोल्ड मेडल, और दुनिया के अंदर टॉप 1 लेवल के ऊपर वो था, और वो गोल्ड मेडल लेके आया था। बाद में इसी तकनीक को चाइना ने अडॉप्ट किया, जापान ने अडॉप्ट किया, और अभी
कुछ सालों पहले, पिछले लगभग 15 सालों से यूएसए, अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है अपने, और इवन चाइना तो स्कूल्स के अंदर इसको जो है वो कंपलसरी है। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों का ये ब्रेन रिपोर्ट तैयार होता है और पता लग जाता है कि ये बच्चा इस टैलेंट का है, तो उसको उसी स्ट्रीम के अंदर छोटे बच्चों को डाल दिया जाता है। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आप देखेंगे कि कोई बच्चा टेलीविजन बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई उसको ठीक कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी जन्मजात योग्यता को बहुत जल्दी ही वहाँ आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। दैट इज वाई आज चाइना की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की पॉपुलेशन भी चाइना से अब तो बहुत, अब तो हम आगे निकल गए शायद, जो मैंने गूगल किया था, तो अब तो हम चाइना से आगे निकल गए, लेकिन हमारी प्रोडक्टिविटी फिर भी कम है। उसका कारण यह है कि हमारे देश में जो व्यक्ति है, बहुत सारे व्यक्ति हैं, ज्यादातर व्यक्ति हैं, उनमें टैलेंट तो है, कुछ और कर रहे हैं वो कुछ और, तो वो प्रोडक्टिविटी का लेवल उस लेवल पे नहीं आ रहा जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेक इन इंडिया और हम लोग इसको करना चाहते हैं। उनका विजन बहुत है और उन्होंने एक स्किल इंडिया प्रोग्राम इसीलिए निकाला कि लोगों को स्किल सिखाएं और लोगों को कहा कि जो तुम्हारा इंटरेस्ट है वो स्किल सीख लो। तो जो इंटरेस्ट की बात आती है तो वहां पे हमारी जो ये रिपोर्ट हम तैयार करके देते हैं, वहां पे ये ठप्पा लग जाता है कि ये जो इंटरेस्ट है, वास्तव में इसमें इंटरेस्ट के साथ में इसमें पोटेंशियल भी है, इसमें सामर्थ्यता भी है। तो अगर पेरेंट्स अगर 2 रुपए उसके लिए खर्च करता है उसकी ट्रेनिंग के लिए, मान लीजिए किसी बच्चे के लिए आ गया कि वो एंकरिंग में बहुत अच्छा है, वो एक्टर बहुत अच्छा बन सकता है, तो एक्टर अच्छा बन सकता है, तो अगर उस रिपोर्ट में आ जाता है और उसकी इच्छा भी है, उस पोजीशन में अगर उसके पेरेंट्स उसको मुंबई भेजते हैं, एक्टिंग स्कूल में डालते हैं, उसके ऊपर 2 रुपया खर्च करते हैं, तो वो वर्थफुल होता है। वो ऐसे नहीं है कि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं जी। ये जो तकनीक वहां विदेशों से आई है, भारत में ये 2008 से चल रही है। एक ब्रेन से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरा ध्यान से सुनिएगा आप भी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रश्न ये है कि क्या ब्रेन रिपोर्ट में यह पता लग जाता है कि मेरे बच्चे को नेट, आईआईटी, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, पुलिस, आर्मी, स्पोर्ट्स, एक्टर, बिजनेस, डॉक्टर, इंजीनियर में से किसकी तैयारी करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने, ज्वलन सवाल पूछा है, जो कि आज के पेरेंट्स का मैं कहूँगा कि आज के पेरेंट्स इस सवाल के अंदर द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो दिमाग है और जो उसकी हम एनालिसिस करते हैं, तो बच्चे की जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें ये आप ये मान के चलिए कि 100% हमें ये क्लियर हो जाता है कि मेरा बच्चा नीट के लिए बना है, यूपीएससी के लिए बना है, आईआईटी के लिए बना है, इंजीनियरिंग के लिए बना है, टीचिंग के लिए बना है, या बिजनेस के लिए बना है, डिफेंस के लिए बना है, किस चीज के लिए बना है उसका पता लग जाता है। अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर है, आप हमारे पास आइए, हम आपको एनालिसिस करके देंगे और हमारी जो काउंसलिंग है, उस काउंसलिंग के स्टार्टिंग के जो 15 मिनट हम आपको देंगे, हम आपको जो 15 मिनट देंगे, वो 15 मिनट के अंदर हम उस बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी और बिहेवियर बताएंगे। अगर वहां तक आप हमसे सहमत हैं तब हम उस रिपोर्ट के आगे काउंसलिंग करेंगे, अगर सहमत नहीं है तो हम आपको पैसा आपका रिफंड कर देते हैं। बहुत बढ़िया, ये हमारी पॉलिसी है। अब मैं जनता के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए जानना चाहूँगा। जी सर, क्योंकि वही बात आएगी कि कम से कम सब कुछ जनता ले रही है तो मैं क्यों चूकूं उससे, और उसके लिए मेरे बच्चे की जब मैपिंग रिपोर्ट से और लर्निंग स्टाइल का पता लग सकता है और उससे उसको फिर क्या फायदा होगा? लर्निंग स्टाइल, ये सवाल अच्छा है। दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि लर्निंग स्टाइल क्या होती है। हर एक बच्चे की लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कानों से सुन के बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कुछ बच्चे आंखों से देख करके ज़्यादा याद करते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं प्रैक्टिकल करके करते हैं, लिख लिख करके करेंगे या प्रैक्टिकल करके करेंगे, जिसको हम काइनेस्थेटिक लर्नर बोलते हैं। तो हर एक बच्चे का पैटर्न अलग अलग होता है। अगर हमें ये पता लग जाए कि मेरा बच्चा जो है वो ऑडिटरी लर्नर है, कानों से सुन के बहुत ज़्यादा याद करता है, तो उस पोजीशन में क्या होता है कि उसको हम जितना ज़्यादा वो चैप्टर सुनाएंगे, जो क्वेश्चन आंसर सुनाएंगे, तो वो सुन के उन चैप्टर्स को और क्वेश्चन आंसर को बड़ा इजीली याद कर लेगा, उसके लिए वो पढ़ाई बर्डन नहीं रहेगी। तो अगर आप अपने बच्चे की रिपोर्ट करवाते हैं, उसमें लर्निंग पैटर्न पता लगेगा, और उसी लर्निंग पैटर्न से अगर आप उस बच्चे को कहेंगे तो वो जो चैप्टर 3 दिन में याद कर रहा था सर, उसको वही चैप्टर कम से कम 1.5 दिन के अंदर या 1 दिन में वो याद करके आपको सुना देगा, प्लस उसकी मेमोरी भी तेज हो जाएगी अगर वो लर्निंग पैटर्न अपनाएगा। उसका कारण ये है सर, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि कई बच्चों की लर्निंग स्टाइल आती है ऑडिटरी आया, पेरेंट्स आता है, पेरेंट्स कहता है जी सर ये याद तो करता है लेकिन ये भूल जाता है बहुत जल्दी, इसकी यही शिकायत रहती है। तो मैंने कहा जी ठीक है, लर्निंग पैटर्न चेक करता हूँ, फिर मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या ये बच्चा अपने जब रूम में वहाँ घर में बैठता है पढ़ता है,
तो ये क्या क्वेश्चन आंसर को बोल बोल के पढ़ता है या चुप रह के पढ़ता है? कि नहीं सर, आराम से अपना रूम में बैठता है और आराम से अंडरलाइन करते हुए पढ़ता है, लेकिन बोलता तो नहीं है सर। चलिए, तो मैं वहां उनको देखते हैं कि वो बच्चा ऑडिटरी लर्नर है, जब तक वो सुनेगा नहीं, कानों से इंफॉर्मेशन ब्रेन में नहीं जाएगी, तो वो टेम्पोरल लोब में सेव नहीं होती है। तो वो टेम्परेरी सेव होती है हमारी आईज वाले में, ओसिपिटल लोब में, और वो कुछ दिन के लिए स्थायी रहती है, 3 4 5 7 दिन, उसके बाद में वो धूमिल हो जाती है। फिर हम कहते हैं कि उस बच्चे की याददाश्त कमजोर है। इसके पीछे का साइंस एग्जैक्टली ये है, क्योंकि ये हमारे सेंस ऑर्गन है, कान भी सेंस कर रहा है, आंखें भी सेंस कर रही हैं, और जब तक वो उसको बोलेगा नहीं, उसके कानों तक नहीं जाएगा, तब तक उस बच्चे को लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव नहीं होगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव होगा। तो वो थोड़े समय के लिए तो वो आपको 10 में से 10 नंबर लाके दे सकता है, लेकिन उसी चैप्टर का एग्जाम आप 1 महीने बाद लीजिए, वो 10 में से 10 नहीं लाके दे सकता। लेकिन अगर उसने आपके बच्चे ने लर्निंग पैटर्न के अनुसार याद किया है, तो सर वही चैप्टर जो उसको 15 दिन याद रहता है, वही चैप्टर उसको 2 महीने तक याद रहेगा। सर आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन इससे एक अगला क्वेश्चन और है कि रिपोर्ट में मेरे बच्चे की आईक्यू की जानकारी मिल जाएगी या मुझे अलग से आईक्यू टेस्ट करवाना होगा इसके लिए? बिल्कुल, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, कोलकाता जाते हैं आईक्यू टेस्ट के लिए। तो हमारे इस टेस्ट के अंदर हमने आईक्यू टेस्ट को इंक्लूड किया है। आपके बच्चे के अंदर इंटेलिजेंट क्वोशंट सामान्य है, सामान्य से ज़्यादा है या कम है, उसका पता लग जाएगा। आईक्यू के साथ में आपको हम तीन टेस्ट और साथ में देते हैं। आपके बच्चे क्रिएटिविटी क्वोशंट कितना है, रचनात्मकता उसमें ज़्यादा है या कम है, इमोशनल क्वोशंट कितना है, आपका बच्चा इमोशनल लेवल पे जल्दी से इमोशनल हो जाता है या बहुत कम इमोशनल होता है, दूसरे लोगों की भावनाओं को आसानी से समझ पाता है या नहीं समझ पाता। अगर आपके बच्चे का इमोशनल क्वोशंट अच्छे लेवल का है, आप मान लीजिए कि वो बच्चा एक मैनेजर कैटेगरी का बच्चा है, उसको आप मैन ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे का ईक्यू कम है, इमोशनल क्वोशंट कम है, और अगर आपने उसको मैनेजर बना दिया, तो सर फिर उस संस्था की गड़बड़ियां शुरू हो जाएंगी। और उसी के साथ में हम आपको देते हैं एडवर्सिटी क्वोशंट, AQ। और AQ उन बच्चों के लिए आता है जो स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, हम उसकी भी टेस्टिंग करके देते हैं। आपको अलग से IQ टेस्ट करवाने की जरूरत ही नहीं है। एक के बाद एक सवालों के जवाब आप दे रहे हैं। इसी क्रम में एक और सवाल आपसे है कि जीवन में एक बार ही ब्रेन मैपिंग रिपोर्ट करवाना होता है जी, या फिर? बिल्कुल, ये सवाल है। कई बार पेरेंट्स सोचते हैं कि हर साल करवाना पड़ता होगा, ऐसा नहीं है। आप अपनी ब्रेन रिपोर्ट तैयार करवाएं, एक बार आपको ब्रेन रिपोर्ट तैयार कराना होता है। आज चाहे आप ब्रेन रिपोर्ट आज तैयार कराइए अपनी, या 10 साल बाद कराइए, आपका जो रिजल्ट है, न्यूरॉन्स का रिजल्ट है, वो सेम ही आने वाला है, वो सेम ही आएगा। आपको बार बार नहीं करानी, सिर्फ एक बार करानी है, और लाइफ टाइम उस ब्रेन रिपोर्ट के अनुसार आपको अपने डिसीजन करते जाना है, और आपके डिसीजन करेक्ट होते रहेंगे, तो आप उस स्ट्रगल पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाएंगे। जी जी। ये रिपोर्ट की जो काउंसलिंग है वो भविष्य में दोबारा अगर लेना चाहें तो उसका शुल्क क्या दोबारा देना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, हमारी संस्था जो ब्रेनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब है, वो उसकी खास बात जो है वो ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास में आता है और उसने अपनी ब्रेन रिपोर्ट तैयार कराई, काउंसलिंग ली, हम उसको 20 साल के लिए सुविधा देते हैं, 20 ईयर्स के लिए। वो हर साल में 1 बार, 2 बार, 5 बार, जितनी बार चाहे काउंसलिंग ले सकता है, 1 रुपया भी उसका पैसा नहीं लगता है। और 20 साल तक, जब तक वो बच्चा, अगर वो LKG फर्स्ट क्लास में है और 20 साल तक वो बच्चा होता है, जब तक वो कॉलेज में भी आ जाता है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करने लग जाता है, तब तक हम उसके साथ में, हमारी टीम रहती है, उसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्यक्तिगत परिचय करोड़ों भारतवासी जानना चाहते हैं। व्यक्तिगत परिचय, मेरा नाम अक्षय पारिक है और मैं काउंसलिंग के फील्ड में 8 सालों से हूँ, और मैं USA से, कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड नेशनल काउंसलर हूँ, आयरिश एनालिसिस्ट हूँ मैं। और इस फील्ड के अंदर जो मैं काम कर रहा हूँ, ब्रेन रिपोर्ट और ब्रेन ट्रेनिंग के लिए, मुझे 8 साल हो गए हैं। 9,000 से ज़्यादा बच्चों की हम अभी तक ब्रेन रिपोर्ट बना चुके हैं, उनकी काउंसलिंग कर चुके हैं। उसी के साथ में हमारी जो ब्रेन ट्रेनिंग है, उसका भी हमारा परिवार बहुत बड़ा है, उसमें 1200 से ज़्यादा बच्चों को हम अभी तक ट्रेंड कर चुके हैं, और लगातार अभी सिलसिला जारी है। आपके मोबाइल नंबर और बता दीजिए ताकि लोग आप तक संपर्क कर सकें। हाँ, मेरे मोबाइल नंबर हैं 7014706454, और हिंदी में अगर मैं हाँ बताऊं हिंदी आपको, में। तो 7014706454 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे कॉल करिएगा। आपको जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, आप हम तक पहुंच सकते हैं। ब्रेन रिपोर्ट अपने बच्चे की तैयार करा सकते हैं, काउंसलिंग तैयार करा सकते हैं। एक बार आप हमसे जुड़ते हैं, हम आपको लाइफ टाइम की जो सुविधा देते हैं, जिसका हर साल बार बार कोई भी शुल्क हम नहीं लेते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो सही डायरेक्शन में रहें,
वो पथ भ्रमित ना हो। आज भटकाव की स्थिति बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा आ रही है। बच्चे 10th के बाद में मैं देखता हूं कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं। वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करते हैं कि मेरा दोस्त ने कौन सा सब्जेक्ट लिया वो दोस्त के साथ में हो जाते हैं, मेरी सहेलियों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया वो हो जाते हैं, मेरे परिवार के अंदर मेरे भाई कौन से सब्जेक्ट में सफल हुआ मैं वही सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मेरे चाचा मामा की लड़की ने क्या करा था तो मेरे मम्मी पापा उसी का एग्जाम्पल देते हैं, देख वो तो ऐसे करके सीए बन गया, तू भी ये करके ये बन जा, तो वो उसके देखा देख हम भी कर लेते हैं। लेकिन एक और मैंने 80% 85% बच्चों को ऐसे देखा है सर कि वो 10th के बाद सब्जेक्ट ले लेते हैं, लेकिन कई बच्चे 12th में आके सब्जेक्ट चेंज करते हैं, कई बच्चे कॉलेज में जाके सब्जेक्ट चेंज करते हैं, इवन कई बच्चे तो कॉलेज के बाद में भी एक चौराहे पर खड़े रहते हैं और वो सोचते हैं कि अब हम करें क्या। जब पैसे कमाने की बात आती है तो बोले कि अब करें क्या, क्योंकि वो सब्जेक्ट से तो करके आ गए लेकिन सब्जेक्ट के अंदर उतना टैलेंट नहीं है, तो टैलेंट नहीं है तो कोई भी संस्था उनको हायर भी नहीं कर रही। कोई संस्था कहती है कि आज अगर हम आपको पैसा देते हैं तो उसके बदले में आप हमें क्या ऐसा करके दोगे जो दूसरा व्यक्ति नहीं करके दे रहा। तो वो टैलेंट जब आपके अंदर होगा तो वो वही संस्था आपको हायर करेगी, लेकिन आपने अपने टैलेंट पे कभी काम ही नहीं करा, जिसमें टैलेंट था ही नहीं उसी के अंदर आपने काम करा, तो वो आपका समय भी गया पैसे भी गए। मैं एक एग्जांपल मेरे पेरेंट्स को देता हूं कि बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए अभी एग्जांपल मेरे ही एक स्टूडेंट का था, दोनों के दोनों ने एमबीबीएस करी तो उन्होंने, एक बच्चे ने तो यूक्रेन से एमबीबीएस करी और एक ने कर ली थी इंडिया से ही। अब दोनों ने अपने अपने क्लिनिक ओपन करे, तो एक एमबीबीएस वाले के पास में भीड़ लगी रहती और एक एमबीबीएस वाले के पास में भीड़ है ही नहीं। वहां पर जब हमने इसको चेक करा तो पता लगा जी उसका टैलेंट तो कोई दूसरे फील्ड में था और वो ठीक है डॉक्टर की एक डिग्री लेकर के आ गया, एमबीबीएस करके बैठा है। और आप और हमारे साथ में यही होता है सर, 10 डॉक्टर्स को छोड़ करके 11वें डॉक्टर के पास हम क्यों जाते हैं कि जी उस डॉक्टर की दवाई लगती है, बाद बाकी बीच में और भी तो डॉक्टर आते होंगे, हम उनके पास क्यों नहीं जाते। वो इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो डॉक्टर 11वां डॉक्टर है वो एग्जैक्टली अपने टैलेंट के अनुसार सही कुर्सी पे बैठा है और वो सही दवाई लिख करके दे रहा है, उसकी 2 ही दवाई आपके काम कर जाएगी, उसके अलावा आप दूसरे डॉक्टर्स के पास जाइए वो 10-10 दवाई भी लिख देंगे, उसके बावजूद आपको वो फील नहीं होगा जो फील उस दो मेडिसिन के अंदर हो जाएगा। उसका कारण ये है कि जो डॉक्टर बैठा है उसके ब्रेन की जो कैलकुलेशन पावर है, उसकी जो एनालिसिस है किसी मरीज की उसके डायग्नोस करने की, और वो इतनी एग्जैक्ट होती है कि वो पहली ही बार में वो दवाई उसको परफेक्ट लग जाती है उस मरीज को। तो हम बताना चाहेंगे कि आप बार बार पूछते हैं कि क्राइम कब खत्म होगा, और मैं आज एक ऐसे चेहरे को आपके बीच में लेके आया हूं, अगर कहीं कोई बच्चा पथ से भ्रष्ट हो रहा है तो आप उसको सही मार्ग पे ला सकते हैं। सर से कांटेक्ट कीजिए, उस बच्चे की आईक्यू जांच करवाइए और आपको पता लग जाएगा कि बच्चे का भविष्य क्या है, आप उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। सर, सबसे एक अलग सवाल, सबका लोकप्रिय चैनल क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल, उसके बारे में आपके क्या विचार है? क्राइम फोकस, जहां तक मैंने इसको ऑब्जर्व किया है तो आप सत्यता की जांच करते हैं पहले, जहां तक मैंने आपको ऑब्जर्व किया है आप पहले चीजों को देखते हैं, सत्यता की आप जांच करते हैं और जांच करने के बाद में आप विद प्रूफ उन चीजों को रखते हैं जो कि समाज के अंदर एकदम क्लियरिटी को दिखाता है और पॉजिटिविटी को ज्यादा दिखाता है, ना कि नेगेटिविटी को ज्यादा दिखाता है। मुझे ये आपके चैनल की खास बात लगी। क्या कहना चाहोगे सभी दर्शकों को चैनल के बारे में आप? मैं कहना चाहूंगा कि न्यूज जो होती है, एक पत्रकार का जो रोल होता है, वो जहां तक मैंने इनके न्यूज को समझा है तो बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे होते हैं जो एक नेगेटिव जो न्यूज होती हैं उनको बना करके और एक बड़ा एजेंडा बना करके उसके ऊपर एक बड़ा काम करते हैं, उससे वो चीजें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। दूसरे लोगों को उस चीज की ट्रेनिंग मिलती है कि ये चीज ऐसे गलत हुई तो उसको और गलत कैसे किया जा सकता है, उसका एक दिमाग में आइडिया आता है। वहीं पर अभी आपकी जो क्राइम जो ये फोकस न्यूज चैनल है, इसकी मैंने वीडियोज भी देखी हैं, मैंने इनकी जो कवरेज देखी है, तो इसके अंदर बड़ी बारीकी से, मतलब आप इसे समझ लीजिए बाल का खाल निकालने वाली बात होती है कि आपने जो काम किया वो किस लेवल पे किया, किस स्तर पे किया और किया तो उसके सबूत क्या हैं, प्लस वो भी पॉजिटिविटी के अंदर, ताकि जो भी व्यक्ति उन चीजों को देखता है तो वो भी सकारात्मक होता है और वो भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित होता है। तो एक न्यूज के लिए ये एक बहुत बड़ा एक सेवा है जिसके अंदर लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, ऐसी न्यूज देख करके प्रेरणा मिलती है कि हम भी कुछ अच्छा करें, ना कि हम कोई बुरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सर। अच्छा लगा। और आप आए एक छोटे से साक्षात्कार के माध्यम से बहुत बड़ा संदेश जो है अभिभावक और बच्चों तक आपने पहुंचाया, उनकी आईक्यू को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, उनको सही
मार्गदर्शन जो आपने दिखाया, उसके लिए क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल सदा जो है आपका आभारी रहेगा कि आपने हमारी इस मुहिम में अपना एक कदम हमारे साथ रखा और भटके हुए नौजवानों को एक सही दिशा में और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए आपने अमूल्य समय दिया।